नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीना इसी का नाम में। और आज का हमारा विषय केवल और केवल आप सभी से जुड़ा हुआ है। रोजमर्रा में हम लोग क्या ओवर थिंकिंग का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? सोचना अच्छी बात है, जीवन में विचार आना भी अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा विचार लाना हमारे लिए घातक हो सकता है। और जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका आपके प्रोग्राम में। और आज का मेरा सर सीधा सवाल आपसे यही है, हाउ टू बी स्टॉप ओवर थिंकिंग। नमस्कार मेरे प्यारे IND24 के सभी चाहने वालों को। वेग भैया, ओवर थिंकिंग जी, दो प्रकार की चीजें होती हैं। स्वभाववश मनुष्य जो है वो सबकॉन्शियसली थोड़ा सा फियरफुल रहता है। फियरफुल कहें या सावधान कहें, है ना। अगर हम बोलते हैं कि नहीं, हमें अलर्ट होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए हमें अलर्ट होना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए। लेकिन किससे सावधान होना चाहिए? किसी न किसी खतरे से, है ना। और खतरे से कोई आदमी खुश तो होता नहीं है, खतरे को गले तो लगाता नहीं है। खतरे से हम बैक ऑफ माइंड में थोड़ा सा डर तो लगता ही है, हमें डर तो लगता है। और अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए हम लोग हर वक्त, हर प्राणी हर वक्त अचेतन मन में क्रियाशील बना रहता है। और मनुष्य होने के नाते जब मनुष्य का जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का वो हिस्सा फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा विकसित है, तो उसका एक ही काम है कि नए नए थॉट्स की बम्बार्डमेंट्स। ब्रेन में विचारों की उत्पत्ति वैसे ही होती है जैसे हमारे घरों में अगर आपने एक्वेरियम देखा होगा, जहाँ पे लोग मछलियाँ अपने सौंदर्य के लिए अपने ड्राइंग रूम में एक एक्वेरियम रखते हैं जिसमें मछलियाँ तैरती हैं। उसमें एक छोटा सा यंत्र लगा होता है जो ऑक्सीजन के बुलबुले निकालता है, एयर के बबल्स निकलते हैं। आपने देखा कैसे एयर के बबल्स निकलते हैं और हज़ारों की तादाद में निकलते हैं, फिर सरफेस में आते हैं और सरफेस में आके जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन में जो हमारा सीट ऑफ थॉट है, जहाँ से इमोशंस, जहाँ पे एक थॉट्स जनरेट होते हैं, वो लगभग लगातार अनवरत रूप से चलते ही रहते हैं। क्योंकि थॉट भी चेतनता का एक अपना एक रूप है, विचार आना। और वो लगातार चलते रहते हैं क्योंकि ब्रेन का काम है, ब्रेन और हार्ट तो कभी सोते नहीं। हार्ट का काम है कि बचपन से लेके, पैदा होने से लेके अंतिम समय तक उसको केवल धड़कना है बिना थके हुए। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो ब्रेन, लेकिन इसको अगर हम आम भाषा में कहते हैं तो हम इसे मन कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया, बोलचाल भाषा में बोलते हैं मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है। तो विचारों का अनियंत्रित होना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी मनुष्य के लिए साबित होती है। और पूरा जीवन जो है वो बस इसी खेल में निकल जाता है। जैसे वेग भाई आपने बोला कि ओवर थिंकिंग जी। तो ओवर थिंकिंग का अर्थ ही ये है, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं आपसे, कि बच्चा जब शिशु गर्भ से बाहर आता है, आने के बाद में जो है उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो ब्रेन है, वो कोरी स्लिट जैसे होता है बिल्कुल। ना तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ना कोई नॉलेज होता है, ना कोई इमेजेस होते हैं, ना कोई मेमोरी होती है। वो जैसे जैसे जो है बड़ा होता है, डेवलप होता है, तो बाह्य जगत के जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं, जितने भी संदेश हैं, जितने भी अनुभव हैं, वो इंद्रियों के सहारे धीरे धीरे जो है उसके ब्रेन में प्रवेश करते हैं जी, उसके मन में प्रवेश करते हैं। और एक सिस्टम के तहत जो है फिर वो उसका जो ब्रेन है वो वर्गीकरण करता है कि कौन सी चीज़
वो पसंद करता है, लाइक कौन सी चीज़ पसंद नहीं करता, और कुछ चीज़ों के लिए उदासीन रहता है। और ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये स्टोर होते जाती हैं उसके मेमोरी में। इसीलिए जो है, अगर हम थोड़ा सा अगर इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं तो एक वृद्ध चेतना का, एक बड़ी चेतना का, वृद्ध चेतना का एक रूप है। जैसे अथाह जलराशि है, पानी मेरे सामने रखा हुआ है, और उस पानी को मैं कटोरी में डाल दूं, कप में डाल दूं, ग्लास में डाल दूं और एक जग में डाल दूं, वो रहेगा तो पानी ही। इसी तरीके से जो एक वृद्ध चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, बड़ी कॉन्शियसनेस, वो जो आकार लेती है मनुष्य के विचारों को, तो वही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली वो एक बड़ी ऊर्जा का ही रूप हैं। मन मतलब माइंड, बुद्धि मतलब वो इंटेलेक्ट, विवेक मतलब वो विजडम, और आईनेस ईगो। तो इसमें जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे बड़े होते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो है दुनिया भर के एक्सपीरियंस, हमारा मन, ब्रेन, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड, इनके बीच में इंद्रियां, तो इंद्रियां जो है वो गेटवे हैं जिससे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के सारे अच्छे बुरे सीनरी, नाम, परिस्थितियाँ, वो सारी की सारी जो है वो जमा होती जाती हैं। जो काम की हैं वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो यूज़ करते हैं, जो काम की नहीं है वो सारी की सारी हमारे चित्त में जमा होती जाती। मनुष्य का कहते हैं विवेक की, मनुष्य के जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी है, उसकी मेमोरी और उसकी कैपेसिटी इतनी है कि अगर उसके आकार का, उसकी कैपेसिटी का अगर कंप्यूटर बनाए तो पृथ्वी से भी बड़ा कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। आप कल्पना करके देखो कि ईश्वर ने मनुष्य के ब्रेन में कितनी कैपेसिटी दी है, और हम जीवन भर जो है अपने पूरे ब्रेन को यूज ही नहीं कर पाते। मात्र 6-7-8% ब्रेन ही हम यूज कर पाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, आइंस्टीन हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान भी 15-20% ही यूज कर पाते हैं। तो हाँ, तो चूंकि हमारा काम जो है बस वो 6-7-8% से चल जाता है, हम एक साधारण जीवन जी लेते हैं, तो हम कभी भी उसे विकसित करने का प्रयास ही नहीं करते, वो सुप्तावस्था में ही पड़ा रहता है। सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब यही है कि सोचना बड़ा ही अच्छा होता है किसी चीज़ के बारे में, जब हम सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचना कितना खतरनाक है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि कई बार हम विचार हमारे जीवन में आते रहते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में, ये ज़्यादा सोचना कितना खतरनाक हो सकता है? ये उतना ही खतरनाक होगा विवेक, यदि बड़ा एक सवाल, सीधा सा सवाल है कि एक छात्र है, मैं एग्जाम्पल उदाहरण लेता हूँ, एक स्टूडेंट की एक एग्जाम्पल लेता हूँ। स्टूडेंट का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्टूडेंट का अंतिम लक्ष्य है कि 1 साल के बाद में एक उसे परीक्षा फेस करनी है, और उस परीक्षा में उसे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना है जी। वो परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही अपडेट होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा और एक बड़ी क्लास में जाएगा, है ना। उसका लक्ष्य बड़ा ही साफ सुथरा है, और इस लक्ष्य के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके विचारों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या विषय होना चाहिए? वो सब्जेक्ट जिसके उसको परीक्षा देनी है। अब वो किसी न किसी वजह से वो स्टूडेंट जो है पढ़ाई के अलावा भी दुनिया भर की बातों को अपने जीवन में जगह देता है। उसे दोस्तों के साथ मिलना भी है, उसे घूमना भी अच्छा लगता है, उसे गपशप भी अच्छी लगती है, और दुनिया भर की बातें जो है वो भी करनी है उसको। तो उसने क्या किया कि उसका जो मूल विषय था उससे वो भ्रमित हो गया, उससे वो हट गया उससे, और उसको हटने के कारण जो है वो दुनिया भर के विचार जो है। अब जितना आप ज़्यादा एक्सपोजर होते हो, जब आप जिस भी वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण की छाप तो मन में आएगी, तो अनवांटेड अनड्यू थॉट जो हैं फिर वो आने लगते हैं। और वो बैठा है अभी अध्ययन करने के लिए, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी सब विचार उसके जहन में आ रहे हैं, कुछ पुरानी बातें याद में आ रही हैं। मनुष्य के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि मनुष्य वर्तमान क्षण में रहना कभी सीख नहीं पाता, हमेशा वो दोलन करता रहता है, पेंडुलम जैसे, फ्यूचर और पास्ट, फ्यूचर और पास्ट। अक्सर जो है हम गुजरू ही बातों को लेके ही ताना बाना बुनते रहते हैं, गुजरू ही बातों को लेके, जिसका आपके वर्तमान में और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं।
और फ्यूचर जो आपके हाथ में नहीं है, भविष्य जो आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में बेवजह चिंतन, वरीस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम सबके साथ होता है। एक बच्चा जो है वो खेलने गया हुआ है, मार्केट गया है, या माँ ने उसको भेज दिया चल बाजार चले जा, भाई जाके दूध की एक थैली ले आ या कुछ भी सामान ले आ। वो उस अनुमानित समय में अगर नहीं आता है, मान लीजिए उसको जाना 15 मिनट, आना 15 मिनट, 10 मिनट रुकना, लगभग 40-50 मिनट में उसे आ जाना है, वो 1 घंटा नहीं आ रहा, 1.5 घंटा नहीं आ रहा, 2 घंटा नहीं आ रहा, तो माँ के जहन में सिवाय एक बुरे थॉट के कुछ आएगा नहीं। वो कभी सोच नहीं सकती कि हाँ साइकिल का टायर जो है वो पंचर हो गया होगा या कोई और वजह होगी कि नहीं। कोई उसके मन में बार बार वो विचार ही वैसे आते हैं कि अरे कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो पता नहीं किस हालत में है। बच्चा विदेश पढ़ने जाता है, बिटिया विदेश पढ़ने जाती है या घर से बाहर पढ़ने जाती है, उचित समय पे अगर उसी चिट्ठी नहीं आई या उसने फ़ोन नहीं किया तो बेवजह का टेंशन, नकारात्मकता दिमाग में आती है, नेगेटिव थॉट्स ही दिमाग में आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया कि हमें सोचना कैसे है जी। हमें बचपन से, मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 साल की उम्र तक एक बच्चा अपने घर में 3 साल की उम्र तक लगभग 2 लाख बार नो शब्द सुन चुका होता है। 3 साल का बच्चा जब वो लोअर केजी में या किंडरगार्टन में जब पढ़ने जाता है, केजी 1 में 2.5-3 साल का बच्चा है जब, तो वो अपने, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा छोटा बड़ा हुआ, थोड़ा सा उसने चलना सीखा और कहीं ग्लास पड़ा है तो जाके ना बेटा वहाँ नहीं जाना, ना बेटा नहीं ऐसे करो, तो वो उसके सबकॉन्शियसली उसके जहन में जी एक फियर आ ही जाता है। वो उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। वो जब बड़ा भी हो जाएगा, बड़ा होने के बाद भी अगर कुछ उसको नई परिस्थिति में जाना है तो उसके मन में सबकॉन्शियसली एक नेगेटिविटी रहेगी कि अरे, बिल्कुल, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्जाइटी। और यही कारण होता है कि अगर हम कोई वाइवा फेस करने जाते हैं, कोई इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, या फिर कहीं एक ऐसी जो चैलेंज वाली जो जगह लेने जाते हैं, तो उसके पहले ही हमें एक मन में थोड़ा सा फियर आ जाता है, मन में एक हल्की सी रेस्टलेसनेस होती है, एक घबराहट सी होती है जी। हम स्टूडेंट, हम सब ने अपने अपने जीवन में जो है वाइवा फेस किया होगा, इंटरव्यू फेस किए होंगे, कैसे एक हार्ट बीट बढ़ जाती है, कैसे एक अंदर में पेट में जैसे वो तितलियां, बटरफ्लाई जैसे है वो लगने लगता है। इसका कारण ही ये है कि हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया, हमने कभी इस थॉट प्रोसेस के प्रति ध्यान ही नहीं दिया कि अपने विचारों को कैसे हम नियंत्रित करें। ये हमने सीखा ही नहीं, ना हमारे घरों में हमारे माँ बाप जो है, ना हमारे स्कूल में शिक्षा देते हैं कि अनड्यू थॉट, बेवजह की जो थिंकिंग है, ये आपकी जो एक्चुअल थिंकिंग है उसके ऊपर ये एक धूल डालती रहती है। जैसे एक आईना होता है, एक साफ सुथरा आईना होता है, उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा दिखता है, और एक धूल भरा आईना होगा तो आपका खुद का ही प्रतिबिंब धुंधला दिखेगा। ठीक वैसे ही हम सब के जीवन में अगर हमारी थॉट क्लियर हैं, हमारे लक्ष्य के लिए हमारे थॉट बहुत साफ सुथरे हैं और क्लैरिटी है, स्ट्रेंथ है, संकल्पित हैं, तो लक्ष्य जो है उसे पाने में आपको सफलता मिलती है। और वही अगर जो है हल्के से थॉट्स में आपने जो है प्रदूषण कर रखा है, एक साथ कई थॉट जो है आपकी आदत ही नहीं है, आपने सीखा नहीं, तो आपकी एक कमज़ोरी सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य बेधना नहीं होगा। वही बात हो जाती है जो अर्जुन वाली बात है कि वो सबसे पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, तो बोलते हैं वो पक्षी भी दिख रहा है और आसपास जो है पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। वो अर्जुन ही है जो बोलता है उसे केवल और केवल उस पक्षी की आंख दिख रही है। तो आपको जब आपका लक्ष्य ही दिखेगा तो बाकी कोई भी बाहर के थॉट्स हैं वो उनको आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन ये अभ्यास से होता है, अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें अवेयर भी रहना है, पोटेंशियल भी हमारा होना चाहिए और क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। मेरा अगला सवाल यही है डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ ऐसे युवा भी हैं जो नौकरी की तलाश में रहते हैं और कई बार इस तरह का फियर उनके मन में रहता है कि मैं वहां पहुंचूंगा तो क्या होगा, अरे वहां तो ऐसा हो जाएगा, वहां के बॉस को ये पसंद है तो मुझे ये करना चाहिए। मतलब व्यक्ति वहां पहुंचा नहीं है, उसके पहले ही उसने एक मनगढ़ंत कहानियां बना दी है। इससे कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वैचारिक युद्ध से कम नहीं है। विवेक, इसको मैं दोनों पक्षों में लूंगा मैं जी। एक होता है हम लोग प्लानिंग जो करते हैं जी, है ना,
कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करने का है यदि, तो प्लानिंग जो है वो काहे की जाती है, फ्यूचर के किसी बात की प्लानिंग की जाती है ना। अगर मुझे मान लीजिए मेरे बेटे या मेरी बेटी की शादी करनी है आज से 6 महीने के बाद में, वो है ये घटना तो फ्यूचर के गर्भ में छुपी हुई है ना। मैं अगर कुछ प्लान कर रहा हूँ तो मैं जो प्लानिंग करूँगा वो उस इवेंट को वर्तमान में घटते हुए देख के प्लानिंग करूँगा कि बच्चे की शादी करनी है तो उसमें जो लिस्ट बनती है शादी के कार्यक्रम में, जितनी भी प्रोसीजर्स होने हैं उन सब की एक लिस्ट बनती है। कौन गेस्ट आएगा, कौन गेस्ट को कहाँ से पिक करना है, कहाँ उसको रखने का है, दुनिया भर की चीज़ें। ये फ्यूचर की बात है, लेकिन प्लानिंग तो इसी आज करनी पड़ेगी। जो आपकी जो बात थी कि कोई अगर युवा है वो अगर जॉब करता है, जॉब में जो है वो सोचता है कि नई नौकरी है, वहाँ जाके क्या करेगा, ये स्वाभाविक है, ये क्रिया स्वाभाविक है, इसे तो प्लानिंग करना कहते हैं, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन बेवजह इसके साथ में एक और फियर जोड़ लेना कि अरे मैं गया तो मैं अगर फेल हो गया, मैं वहाँ पे गया तो मैं ठीक से कर नहीं पाया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये कहने की आपके आत्मविश्वास की कमी है। और ये केवल उस जॉब के लिए नहीं, इसका मतलब है कि आपकी अपब्रिंगिंग में आप जब बड़े हो रहे थे तभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कम रह गईं, ऐसी चीज़ें घटित नहीं हुई आपके जीवन में जिन्होंने आपको जो है एक प्रकार का ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया। ऐसे ही मैं जानता हूँ कि बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो निडर होते हैं, बिल्कुल जो बेहद ईमानदार हैं अपने आप से, जिन्होंने प्रयास किया है, जिन्हें कोई डर नहीं किसी चीज़ का, उनके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, वो नहीं डरते। वो जब जाते हैं अपना पूरा 100% हार्ड वर्क उनको वहाँ पे रखना है जाके। वो अंदर से तो ईमानदार हैं, वो अपने प्रति ईमानदार हैं क्योंकि वो अपना 100% देना जानते हैं। अब वो 100% देने के बाद में हो सकता है कि जो रिजल्ट है वो 100% ना आए, तो उसको भी आत्मसात करते हैं वो, और इसी को लर्निंग बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, उसके बाद भी मेरे 100 में 100 नंबर नहीं आते, 90 नंबर ही आते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि मैंने 100% श्रम तो किया, हार्ड वर्क तो किया मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं वो 10% की कमी रहेगी जो एग्जामिनर ने निकाली। तो इसमें निराश होने की बजाय मैं इस बात पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूं कि वो 10% कौन सा एरिया था जिस पे मैं सफल नहीं हो पाया, तो मैं उसे सीखूं। तो इसलिए मैं कहता हूं विवेक कि जीवन में कभी भी सक्सेस का उल्टा फेलियर नहीं होता, पास का उल्टा फेल नहीं होता। सक्सेस नहीं मिली तो इसका मतलब है कि आपके प्रयासों में कुछ कमी रह गई थी, कुछ और सीखना बाकी रह गया। तो सीखो ना भाई, जीवन तो अनगिनत अवसर देता है, इतने अवसर मिलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि आपदाओं में अवसर ढूंढें, आपदाओं में अवसर ढूंढें, क्योंकि देखिए जब तक जो है जो बच्चा जो है जब बड़ा होता है, अगर उसकी किसी वजह से अगर हाइट थोड़ी कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं कि जैसे जो बास्केटबॉल की जो एक्सरसाइजेज होती है, जंप करो, वो होता है ना कि ऊपर कुछ लटका दिया तो उसे संघर्ष करना है, उसे बार बार इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट में उछलना है, मांसपेशियों में तनाव लेके आना है, तो उसके हाइट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। और आपने जो सर बात बोली तो मुझे भी एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि व्यक्ति यदि अपने आप को हमेशा छात्र मानकर चलता है, सदा सीखने की उसके अंदर प्रवृत्ति है, तो वो कभी असफल नहीं हो सकता। और ये बात डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी है कि सक्सेस का उल्टा कभी फेल्यूर नहीं होता, मतलब ये नोट करने वाली बात है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है क्योंकि कार्यक्रम में कई सारी बातें होती हैं जो हमारे दर्शक नोट नहीं कर पाते, तो ये बड़ा अच्छा होना चाहिए कि कुछ कुछ बातें जो हम कह रहे हैं वो आप नोट भी करें, आपके फायदेमंद के लिए भी। डॉक्टर साहब, लोग कैसे ये समझें कि ये विचार मेरे लिए अच्छा है या ये विचार मेरे लिए खराब है, इसे कैसे समझा जा सकता है? मैं हमारे दर्शकों में जो युवा हैं, मैं उनको हमेशा ये बात कहूँगा कि जो सक्सेसफुल दिखते हैं, आप इनकी जीवनी ज़रूर पढ़ो। देखिए, सफलता के बाद तो सब चीज़ें अलग दिखने लगती हैं, लेकिन ये जीवन का जब संघर्ष कर रहे होते हैं, उस संघर्ष से कैसे निकले हैं ये सारे के सारे, ये ज़रूर पढ़ें और आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि उनके संघर्ष के कोई ना कोई परिस्थिति में आप इस वक्त हैं अभी।
और आप अपने आप को स्वयं वहाँ पाएंगे अभी कि हाँ, ये ऐसी स्थितियाँ तो मेरे साथ भी बनी हुई हैं अभी, और उन स्थितियों से कैसे निकलना है आपको उनकी जीवनी से समझ में आ जाएगा। तो जितने भी युवा हैं, अगर हम देखते हैं बैठ के, अपना समय का सदुपयोग जो है ज़रूर करें। मैंने तो ये सीखा विवेक इस जीवन में आते आते कि सबसे बड़ा दोस्त पुस्तक है, किताबें हैं। हमेशा किताबों के साथ में कुछ समय गुजारिए। आपको अच्छा लगता है, दोस्ती अच्छी लगती है। हम अपने जीवन में, हमारा मुख्य लक्ष्य होता है, हमारा व्यवसाय होता है। हम जिस उम्र में हैं उस उम्र का जो प्राथमिक लक्ष्य है उसके साथ हम दिन में 7-8 घंटे 10 घंटे गुजारते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आप जो है एक चैनल के हैं तो आपका मुख्य काम 24 घंटे में 8 घंटे का ये समय हो गया, 8 घंटे आराम का समय हो गया। जो बाकी 8 घंटे हैं, 8 घंटे में आप जो है दुनिया भर के काम करते हैं, उसमें से कुछ समय जो है वो केवल और केवल आप और आप। इसको स्वाध्याय भी कहते हैं, इसको अध्यात्म भी कहते हैं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि घंटी बजा के अगरबत्ती लगा के भगवान के सामने फूल चढ़ा दिए, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म ये है कि आत्मा का अध्ययन, स्व अध्याय, आप खुद पढ़ें। मैं कल विवेक कहीं हम बैठ के एक चर्चा चल रही थी कि स्वास्थ्य है। हम गए थे, आरोग्य भारती का कार्यक्रम था, तो उसमें बहुत सुंदर टॉपिक था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। बड़ा ही मेरे दिल के करीब का विषय है। तो मैंने जब कुछ जानने की कोशिश की कि इस विषय में कुछ और कैसे मैं जानकारी लूँ, तो बड़ा अच्छा मुझे जो स्वास्थ्य का जो संधि विच्छेद निकल गया है वो था स्व प्लस अस्थु। स्व को हम लोग अभी तक समझते हैं कि स्व मतलब सेल्फ, स्व मतलब, लेकिन बहुत कल जो मुझे और मेरे नॉलेज में थोड़ा सा जो गेन हुआ जी कि स्व का मतलब होता है, जैसे मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूँ जी, तो मुझे क्या दिखेगा कि एक दूसरा डॉक्टर राजेश शर्मा मिरर में खड़े हैं, मैंने नीला टी शर्ट पहनी, उसने भी नीली टी शर्ट पहनी है, तो वो तो स्व मैं ही हूँ जी। लेकिन वो स्व नहीं है। स्व वो है जो उस स्थूल आकृति के भीतर क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हम अगर कोई घर खरीदना, हमें एक घर खरीदना है जी, तो ब्रोकर जो है वो हमको लेके जाता है, तो हम कभी भी बाहर से जो घर देखते हैं उसी से संतोष नहीं ले लेते। तो जो बाहर जो दिखता है, जो एक्सटर्नल इमेज है, वो उस मिरर में दिख रहा है जी। वो स्व नहीं है। हम घर को जो पसंद करते हैं तो हम घर के भीतर जाके देखते हैं कि घर का ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, खिड़कियां कैसी हैं, घर का बेडरूम कैसा है, किचन कैसा है, बच्चों का स्टडी कैसा है। भीतर जानना, उसके भीतर जाना, इसे स्व कहते हैं। और अस्थु का मतलब होता है जानना जी, जानना, स्वयं को भीतर से जानना, यही स्वस्थ है। जो हेल्थ की जो परिभाषा हिंदी में की गई है हमारी देवनागरी लिपि में, तो सवाल उठता ये है कि हम जब अपने आप को भीतर जानने की कोशिश करते हैं तो इसे ही बाह्य जगत से थोड़े समय के लिए डिस्कनेक्ट होके, आंखें बंद करके, हर युवा को, हर व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार अपने साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, बिल्कुल बिताना चाहिए। और उसके लिए एक स्पष्ट विधि है दी हुई, हमारे ऋषि मुनियों ने सब SOP बना गए हैं। तो विषय जो था, मूल विषय जो था, ओवर थिंकिंग से कैसे हटना है। तो ओवर थिंकिंग से हटने का सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो है कि अपने विचारों को, अनियंत्रित विचारों को किस तरह से हम समेटें और केंद्रित करें। और उसके लिए जो है, जैसे बंदर को एक खंबा देना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ वहाँ ना जाके वो जो है उस पर करें। तो इसके लिए ऋषि मुनियों ने हमें दिया है हमारी सांसों का एक सहारा। हर व्यक्ति जो है सांस लेता है, और सांस लेते समय देखिए, ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी। विवेक के कहा गया है कि श्वास के माध्यम से हम अपने मन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है ओवर थिंकिंग का, तो ओवर थिंकिंग को पॉइंटेड थिंकिंग के लिए, पॉइंट वाइज थिंकिंग के लिए केवल आप कॉन्शियस ब्रीदिंग सीखिए। तो ये आप मेरी बात को केवल सुने नहीं, इसे करके देखें और फिर
उस पर विश्वास करें कि कॉन्शियस ब्रीदिंग थोड़ा समय 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जब भी वक्त मिले जी, ये विधि अगर लगातार करते हैं, अभ्यास करते 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 करते, तो आप पाएंगे कि यही तो ध्यान की विधि है। बिल्कुल यही ध्यान की विधि है कि हम जब बैठते हैं, ओवर थिंकिंग एक ऐसी दीमक है जो आपके खेत में लगी हुई है। आप कितने भी खाद डालेंगे, कितने भी अच्छे बीज डालेंगे, लेकिन उसमें हरी भरी फसल नहीं होगी। तो जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग आपको किल करती है, आपकी पूरी ऊर्जा को नष्ट करती है, आपको सफलता से रोकती है। आप मेहनत तो बहुत करेंगे, चप्पू खूब चलाएंगे, लेकिन नाव वहीं की वहीं खड़ी होगी, मंजिल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा वायरस है जो कोविड से भी भयानक है, जो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित करता है जी। आपका वास्तविक लक्ष्य से आपको दूर करता है। तो ओवर थिंकिंग का केवल एक इलाज है कि अपनी थॉट प्रोसेस को केंद्रित करें किसी भी एक विषय में। हॉबीज बना सकते हैं, किताब ले सकते हैं, ड्राइव कर सकते, निकलने चले जाएं, संगीत सुन लें, या फिर बैठ के कॉन्शियस ब्रीदिंग बस बैठें और ध्यान से सांस लें। मुझे भी यही लगता है डॉक्टर साहब कि ये ओवर थिंकिंग का अब तक का सबसे क्लियर लेसन होना चाहिए, क्योंकि हमने भी कोशिश यही की कि डॉक्टर साहब से हम ओवर थिंकिंग को लेकर ही केवल और केवल सवाल करें, और ये आपके करियर को बूस्ट करने वाला एपिसोड हो सकता है। भले ही आप नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हों या फिर आप एक स्टूडेंट हो, बट ये एपिसोड केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो ओवर थिंकिंग का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, समय का पता ही नहीं चला और बिल्कुल ऐसा लगा अमृत रूपी बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सुलझी हुई जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ सुझाव भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।